आज जो टॉपिक है वो है कैसे हमारा शरीर एक चमत्कार का मशीन है। और आज हम उसके बावजूद भी हमें बीमारी होती है, कहीं हेल्थ में कठिनाइयाँ आती है, तो उसका कारण क्या है, रूट कॉज क्या है। और आज हम इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी है दवाइयों के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, क्योंकि हम अपने शरीर पे विश्वास करना भूल गए। हम भूल गए कि हमारा शरीर में अपनी एक खुद की ओन कैपेसिटी अपने आप को हील करने की। तो आज मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा। बिफोर आई स्टार्ट, मेरा खुद का बिलीफ सिस्टम अपने शरीर के बारे में बदला एंड मेरी अध्यात्म की यात्रा ही एक्चुअली मेरी बीमारी से चालू हुई। सन 1993 की बात है, जब मैं अचानक मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मैं 19 साल का था, माय फादर वाज 46 और सडन डेथ थी। मैं उस सदमे को झेल नहीं पाया। अगले 2 से 2.5 साल में मैं लिटरली डिप्रेशन में रहा। बहुत एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी होती थी। और 2.5 साल बाद मुझे चेस्ट ट्यूबरक्लोसिस डिटेक्ट हुआ। और जब वो डिटेक्ट हुआ तो मैं एकदम टूट चुका था। मैं उस टाइम फिर ऐसा लगा कि नहीं, अब मेरे को किसी की मदद की ज़रूरत है, मेरे को किसी की हेल्प चाहिए, किसी की गाइडेंस चाहिए। अगर ऐसी ज़िंदगी चलेगी तो मैं भी ज़्यादा दिन जी नहीं पाऊंगा। तो उसी टाइम ऐसा हुआ कि मैं अपनी बहन से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि एक आध्यात्मिक गुरु बॉम्बे आने वाले। मैं बॉम्बे रहता था, आज भी बॉम्बे रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक गुरु बॉम्बे आने वाले हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ अगर वो तुम्हारे साथ रुकें तो शायद वो तुमको गाइडेंस दे पाएँ। और वो गुरु कोई और नहीं, ब्रह्मश्री पत्री जी थे। तो वो बॉम्बे आए। पहली बार मैं उनसे तब मिला और घर पे रुके, और उन्होंने मुझे चेस्ट ट्यूबरक्लोसिस की दवाई गोलियां खाते हुए देखी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई किस बात की दवाई ले रहे हो। तो मैंने उन्हें बताया कि सर मुझे टीबी हो गया, पिछले 2.5 साल से मेरी क्या मानसिक और भावनात्मक परिस्थिति क्या है, वो सब मैंने उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी बीमारी का मेन कारण जो है वो तुम्हारी भावनात्मक और मानसिक परिस्थिति है। तुम दवाई लेके अपने उस सिम्टम को, टीबी को बंद कर दोगे, फायर अलार्म को तो बंद कर दोगे, पर जो असली फायर है, जो तुम्हारे इमोशंस हैं, अगर जब तक कि उसमें रूपांतरण नहीं करोगे, तुम फिर बाद में नहीं तो कोई और बीमारी होगी। तो मैंने कहा सर मुझे और तो कोई तरीका आता नहीं। तो उन्होंने कहा इसलिए तो मैं आज यहाँ आया हूँ। और पहली बार उन्होंने मुझे ध्यान में बिठाया। उन्होंने कहा मुझे चलो 10 मिनट ध्यान करते हैं। जब आंखें खोला तो ऑलमोस्ट 40 मिनट हो चुके थे और ध्यान में मुझे बहुत ऊर्जा महसूस हुई। चेस्ट एरिया में मुझे चेस्ट टीबी था, और जब मैंने आंखें खोला तो मुझे इतना शांत और इतना सुकून महसूस हुआ, इतनी शांति महसूस लग रही थी कि वैसी मानसिक स्थिति में पिछले 2.5 सालों में भूल चुका था। तो उसी से मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं, इस ध्यान में कुछ तो शक्ति है। और फिर पत्री सर ने मुझे कहा कि अगर तुम 40 दिन रोज ध्यान करोगे तो तुम अपने टीबी को बिना कोई दवाई के अपने आप ठीक कर सकते हो। तुम्हारे खुद के शरीर में वो क्षमता है कि तुम अपने आप को खुद ठीक कर सकते हो। तो सर तो एक दिन बाद चले गए और मैंने उन्हें कमिटमेंट दिया कि सर ठीक है, मैं अभी दवाई नहीं लूँगा और 40 दिन में रेगुलर ध्यान करूँगा। और वहीं से सर चले गए, पर वहीं से जो सर ने आनापानसति बताया था, मैंने ध्यान करना चालू किया रोज। और इतना आनंद आने लगा, क्योंकि हर ध्यान के बाद इतना अच्छा लगता था कि मुझे ऐसा लगता था नहीं और करूं। 6 दिन में 6 घंटा ध्यान करने लग गया, क्योंकि उस टाइम मैं ज़्यादा कुछ करता नहीं था। डिप्रेशन में था तो सब सोशली भी मैं कट ऑफ हो चुका था। तो पर ध्यान के बाद बहुत अच्छा लगता था, ध्यान के समय अच्छा लगता था। तो जब थोड़ा समय मिला ध्यान में बैठ गया। और 1 महीने बाद डॉक्टर ने कहा था कि ये 1 महीने का दवाई का कोर्स लो, उसके बाद मुझे एक्सरे लेके वापस आना, मैं आपको अगले 8 महीने का वापस टीबी और टीबी का कोर्स दूंगा। टोटल 9 महीने की कोर्स कंप्लीट करना है। तो मैंने
सोचा कि ठीक है एक बार डॉक्टर को तो दिखा देते हैं, तो मैंने दवाई भले ही नहीं ले रहा था पर मैंने एक्सरे कराया और एक्सरे लेके डॉक्टर को दिखाने गया। तो डॉक्टर बहुत ही आश्चर्य में था कि बोले मैंने लाइफ में पहला ऐसा केस देखा कि जो 1 महीने की दवाई से टीबी टोटल ठीक हो गया। अब मैंने डॉक्टर को तो नहीं कहा कि मैं दवाई भी नहीं ले रहा हूँ, वो तो मैंने सिर्फ 2 ही दिन ली थी, बट मुझे मालूम है कि मैं कैसे ठीक हुआ। और उस समय ही मुझे मेरा उस समय से अपने शरीर के ऊपर जो पूरा विश्वास है वो पूरा बदल गया। मुझे एक विश्वास हो गया कि नहीं, हमारे शरीर में ही शक्ति है अपने आप को ठीक करने की, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में वो शक्ति है जो अपने आप को, अपने शरीर को ठीक कर सकती है। हमारा शरीर तो हमेशा अपने आप को, इट्स लाइक अ वेलनेस प्रोड्यूसिंग मशीन, अपने आप को हमेशा अपने आप को सुधार करते रहता है। पर हम ही अपने सोच से, अपनी भावनाओं से, अपने गलत खान पान की आदतों से हम ही उसमें रोड ब्लॉक बन जाते। वी आर वायर्ड फॉर गुड हेल्थ, वी आर वायर्ड, बट वी बिकम द कॉज फॉर आवर ओन इलनेस। देयर इज नो आउटसाइड फोर्स। तो दोस्तों, हमारे शरीर में 50 से 70 लाख सेल्स होते हैं, 50 से 70 लाख करोड़ कोशिकाएं होती है। 50 to 80 ट्रिलियन सेल्स इन आवर बॉडी। अभी डू यू नो कि हर सेकेंड 2.5 करोड़ सेल्स, हमारे शरीर में हर सेकेंड 2.5 करोड़ सेल्स मरते हैं और उसी सेकेंड 2.5 करोड़ सेल्स नए पैदा होते हैं। तो ये जो सेल्स, पुराने सेल्स की मरने की और नए सेल्स 2.5 करोड़ सेल्स पैदा होने की जो प्रक्रिया है उसमें, और वो इतना कंटिन्यूस होते रहता है कि 2 साल से के अंदर, विद इन 2 years वी हैव अ कंप्लीटली न्यू बॉडी। हमारे शरीर का एक एक पार्ट एक्चुअली नया बन जाता है और हम उसे रियलाइज नहीं करते क्योंकि चेंज इतना कंटिन्यूस हो रहा है। तो आपका शरीर 2 साल से भी कम समय में पूरी तरह से नया बन जाता है और सिर्फ 365 दिनों में 98% ऑफ आवर बॉडी इज अ न्यू बॉडी। सिर्फ 365 दिनों में, 1 साल के अंदर शरीर का हर सेल आखिरकार नष्ट होता है और उसकी जगह नया सेल जन्म लेता है। तो हर दिन शरीर को नया बनाने का सुअवसर है हमारे पास। हमारा जो डीएनए है हर 2 महीने में पूरा नया बन जाता है। हमारी स्किन, जो हमारी त्वचा है, 1 महीने में पूरी नई हो जाती है। आपका लीवर 6 सप्ताह में पूरा नया हो जाता है। आपके पेट के अंदर की परत 5 दिन में नई हो जाती है। आपका दिमाग 1 साल में पूरा नया हो जाता है। आपका रक्त 4 महीने में पूरा नया हो जाता है। 3 महीने में आपके शरीर की सारी हड्डियां नई हो जाती है। एंड देयर आर मेनी अदर अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट आवर बॉडी। हमारा जो हमारे 50 से 80 लाख करोड़ सेल्स है हमारे बॉडी में, और हर एक सेल हर सेकेंड 1 लाख से 6 लाख करोड़ फंक्शन करता है। 1 लाख से 6 लाख करोड़ काम करता है। अब उसको आप 80 लाख करोड़ सेल से मल्टीप्लाई कर लीजिए। एंड ये पूरे सेल्स जो हैं एक दूसरे से कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट करते हैं, आपस में एक दूसरे में उनमें संचार चलते रहता है। एंड दैट कम्युनिकेशन इज हैपनिंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। इमेजिन दैट इज आवर बॉडी। एक दिन में हमारा ब्लड 60,000 किलोमीटर, 60,000 किलोमीटर्स, नॉट किलोमीटर, 60,000 माइल्स से गुजरता है। उतना ट्रेवल करता है अंदर, ऊपर नीचे करके, एंड हम उसे रियलाइज भी नहीं करते। ये सब अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। हम तो सोचते भी नहीं है कि शरीर कैसे काम कर रहा है, बट अपने आप में ये एक चमत्कार का मशीन है, इट्स अ मिरेकल मशीन। तो दोस्तों, चमत्कार हम खुद हैं, शरीर हमारा खुद और ये चमत्कार के साथ हम पैदा हुए हैं। अब प्रश्न ये है कि अगर हमारे शरीर में
2 साल के अंदर हमारा शरीर अगर पूरा नया बन जाता है, 98% हमारा शरीर 1 साल के अंदर ही नया हो जाता है अगर, तो फिर भी बीमारी कंटिन्यू क्यों रहती है, राइट? किसी को लिवर सिरोसिस हो गया, अगर हर छः हफ्ते में अगर हमारा लिवर नया बन रहा है, तो फिर 8 साल 10 साल से लिवर सिरोसिस क्यों कंटिन्यू हो रहा है? तो दोस्तों, नया साइंस है, साइंस ऑफ एपिजेनेटिक्स, राइट? व्हाट डज दैट टेल यू? वो जो नया साइंस है एपिजेनेटिक्स, वो कहता है कि हम सब जेनेटिक्स के बारे में जानते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं डॉक्टर्स से कि अरे आपकी बीमारी हेरिडिटरी है, आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है तो इसीलिए आपको भी डायबिटीज है, वो है या हो जाएगा। आपके परिवार में किसी को अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो इसलिए आपको भी ब्लड प्रेशर हो जाएगा। किसी को कैंसर है तो इसलिए आपको भी कैंसर हो जाएगा। और कई बार डॉक्टर, क्योंकि ये हो सकता है आपको ये कोई ना कोई उम्र में आ जाएगा, तो पहले से ही दवाई देना चालू कर देते कि आप ये लेना चालू कर दीजिए। बट जो आज का जो नया विज्ञान है वो कहता है कि नहीं, ये सही नहीं है, ये अधूरा ज्ञान है, राइट? वो कहता है कि ठीक है, हमने अपने पेरेंट्स के डीएनए से हम पैदा तो हुए हैं, उनके जीन्स हैं हमारे में, बट वो सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है। उसको अपना एक्सप्रेशन देना, वो सेल्स को अपने आप में एक्सप्रेस करना नहीं करना, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, राइट? वो डेफिनेट नहीं है कि अगर मेरे फादर को डायबिटीज था तो मुझे डायबिटीज होगा ही होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। हाँ, वो ब्लूप्रिंट लेके मैं पैदा हुआ तो प्रोबेबिलिटी, वो जीन्स है मेरे में तो मेरी में प्रोबेबिलिटी है। पर अगर मेरे फादर के भावनात्मक वही भावनाओं, अगर उनके जो विचार, उनकी जो भावनाएं, उनकी जो आदतें हैं, उनका जो खानपान, अगर उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा तो वो जीन्स एक्सप्रेस होंगे और फिर मुझे भी डायबिटीज होगा। पर अगर मैं वो पैटर्न्स को ब्रेक कर देता हूं, अगर वो चीज रिपीट नहीं करता और अपने लाइफस्टाइल में सुधार लाता हूं, तो फिर वो जीन्स एक्सप्रेस नहीं होंगे और मुझे डायबिटीज नहीं होएगा। तो ये जो साइंस है, दिस इज कॉल्ड एपिजेनेटिक्स। एपी मीन्स अबव, राइट? मतलब जीन्स के ऊपर भी कुछ और है जो ये तय करता है कि जीन्स अपने आप में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अपने आप को कैसे एक्सप्रेस होंगे। एंड दैट इज द साइंस कॉल्ड एपिजेनेटिक्स। नाउ ये साइंस कैसे डेवलप हुआ, ये इसका डिस्कवरी कैसे हुई? आज से लगभग 45 साल पहले डॉक्टर ब्रूस लिप्टन है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है, वो अपने लैब में रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने दो ब्लड सेल्स को, एक ही ग्रुप ऑफ ब्लड सेल्स को अलग अलग डिश में रखा, और जब उन्होंने अलग अलग डिश में रखा और आजू बाजू का ब्लड कल्चर जब अलग था, जो एक जैसे डिश में रखा तो वो एक जैसे एक्सप्रेस किए, और जिसमें ब्लड कल्चर अलग था तो वही सेम सेल अपने आप को अलग एक्सप्रेस किया। तो उससे उनको एक इंसाइट आया कि सेल अपने आप में इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस नहीं करते हैं, आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है वो डिटरमाइन करता है कि सेल कैसे एक्सप्रेस करता है। जब उन्होंने 45 साल पहले, जब उन्होंने जिस यूनिवर्सिटी में वो काम कर रहे थे, जिस रिसर्च लैब में जब बताया उन्होंने, तो वो यूनिवर्सिटी पूरे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से फंडेड थी, तो उनको तुरंत नौकरी से वहां से निकाल दिया गया, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नहीं चाहती थी कि ये रिसर्च बाहर आए, राइट? क्योंकि उनकी दवाइयों पे उनकी दवाई कौन लेगा? आज आप डायबिटीज की दवाई लेते हैं तो जिंदगी भर लेते हैं, शुगर की दवाई लेते हैं तो अपने ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं, स्टैटिन, तो लाइफ टाइम लेना पड़ता है। तो उनके लिए तो ये डायरेक्टली उनके लिए थ्रेट था। बट सच को आप लंबा छुपा नहीं सकते। एंड लास्ट 20 साल में now this has become a mainstream science. Now it is very well evidenced. मैं एक वीडियो प्ले करूंगा पेट्री डिश का, जो वो रिसर्च कर रहे थे वो डिश के अंदर, पेट्री डिश के अंदर। करीब
इन्होंने अलग अलग उसमें डिशेस में डाला सेल्स को, करीब 50,000 सेल्स है फ्रॉम द सेम ग्रुप, और अलग अलग डिशेस में डाला, और अलग अलग ब्लड कल्चर में सब ने अलग अलग चीज अलग अलग अपने आप को एक्सप्रेस किया, और जहां सेम ग्रुप में डाला तो एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेस हुआ, सेम ब्लड ग्रुप में डाला तो वहीं से उनको रियलाइज हुआ कि व्हाट डिटरमाइंस द फेट ऑफ द सेल्स, इज इट द सेल्स इटसेल्फ, इज इट आर जीन्स हैज अ डेफिनेट वे ऑफ एक्सप्रेशन, कि नहीं ये अपने आप को ऐसे ही एक्सप्रेस करेंगे, और उसके एनवायरमेंट भी डिटरमाइन करता है कि वो कैसे एक्सप्रेस करेगा। तो दोस्तों, नाउ द न्यू रिसर्च शोज दैट कि सिर्फ 1% जो हमारा डिजीज है, ओनली 1% ऑफ आवर डिजीज इज हेरिडिटरी। देयर आर टू काइंड ऑफ जीन्स, वन इज जीनोम और एपिजेनोम। तो जो जीनोम है जो हमारे शरीर में होता है वो ओनली 1% होता है, वो बदलता नहीं है। तो वो अगर वो जीनोम, तो वो उतने ही डिजीज हेरिडिटरी होती है जो वो अगर वो जीनोम में है तो, पर जो एपिजेनोम है वो तेजी से बदला जा सकता है। वो इवन दो इट इज हेरिडिटरी, बट हमारा जो सोच है, विचार है, खान पान है, हमारा जीवन जीने का जो तरीका है, जो जीवन जीने की शैली है, उस पर डिपेंड करता है कि वो, तो दो जीन्स आर 99%, तो सिर्फ 1% ऑफ द डिजीज इज हेरिडिटरी। वी आर नॉट द विक्टिम ऑफ आवर जीन्स। यानी परिवार में जो भी रोग है किसी को, तो उसको पास ऑन होने की संभावना सिर्फ 1% है। हमारे जीन्स के शिकार नहीं है, राइट। आज जैसे हमने पत्री सर से सुना, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में हम सब कहते हैं कि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, हम ही हमारे भाग्य के विधाता हैं। तो अगर जब हम ही हमारे भाग्य के विधाता हैं, तो हमारे पेरेंट की बीमारी का शिकार हम कैसे होंगे, राइट। फिर तो अगर ऐसा होने लगा तो फिर तो हमारे जीवन में कोई कंट्रोल ही नहीं है हमारे लाइफ के ऊपर। पर ऐसा नहीं है, वी कंट्रोल आवर लाइफ। आवर डीएनए इज नॉट अ डेस्टिनी। हमारा डीएनए हमारी डेस्टिनी या हमारी नियति नहीं है। एंड जो डीएनए के एक्सप्रेशन को जो इम्पैक्ट करता है, जो इफेक्ट करता है, 90% जो इफेक्ट करता है वो है हमारी लाइफस्टाइल। 90 to 99% हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे जीन्स कैसे एक्सप्रेस होंगे अपने आप को। तो दोस्तों, जो हमारा शरीर कैसे बनता है, पहले परमाणु एटम्स होते हैं। नाउ सबसे जो स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है वो है एटम, राइट। एटम, ऑल एटम्स आर, नाउ क्वांटम फिजिक्स ऑल्सो टेल्स अस दैट, वो भी प्रूव करता है कि हर एटम जो है 99.99% जो है एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन है, ऊर्जा और जानकारी है। सिर्फ 0.00001% मैटर है, पदार्थ है ना। तो जो एटम से जो ले दे के जो पूरा एंड तक के जो हमारा शरीर बनता है, इट इज ऑल एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन। तो एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से केमिकल्स बनते हैं, केमिकल से सेल बनते हैं, सेल से हमारे टिश्यूज बनते हैं, मांसपेशी, वो मांसपेशी से हमारे बॉडी का पार्ट बनता है, या हार्ट से लंग्स, अब वो अंग से हमारे शरीर के सिस्टम्स बनते हैं, लाइक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये अलग अलग सिस्टम जो है हमारे शरीर में उनसे बनते हैं, और ये सब सिस्टम्स मिला के हमारा शरीर बनता है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा शरीर जो ओरिजिनल, तो जो सेल्स हैं वो एटम से बने, और पूरे सेल्स से एंड तक के हमारा शरीर बनता है। तो इट इज ऑल एनर्जी इंफॉर्मेशन। आर व्हाट वी सी एज अ फिजिकल मैटर, जो हम शरीर को जो मैटर समझते हैं, एक्चुअली 99.99% सिर्फ एनर्जी इंफॉर्मेशन है। और वो एनर्जी इंफॉर्मेशन वो हम कंट्रोल करते हैं। हमारी सोच, हमारी भावनाओं का हमारे सेल्स के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट है। सो हमारे शरीर का प्रत्येक सेल जो है उस केमिकल लेन देन का रिकॉर्ड रखता है जिससे सेल बनता है। दे आर ऑल, जो सेल है एक्चुअली बॉडी का जो सेल है, इट इज ऑल एनर्जी इंफॉर्मेशन, और वो पूरा रिकॉर्ड रखता है आपके केमिकल्स का। और हमारे केमिकल्स कैसे रिलीज होते हैं? हमारे विचारों से। एवरी टाइम यू थिंक अ थॉट, योर बॉडी प्रोड्यूसेस अ केमिकल। अगर आप स्ट्रेस में होंगे तो कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होगा। अगर आप
एक प्यार की भावना महसूस करेंगे तो ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होएगा, राइट। एंड ये पूरे केमिकल जो है उसका रिकॉर्ड हमारे सेल्स रखते हैं, राइट। तो दोस्तों हम ही वो सॉफ्ट टेक्नोलॉजी है, हमारे शरीर की टेक्नोलॉजी, हमारे शरीर अपने आप में वो सॉफ्ट टेक्नोलॉजी है। सॉफ्ट टेक्नोलॉजी इसलिए है कि वो टेक्नोलॉजी हम पे डिपेंड करती है, राइट। तो हमारे शरीर का प्रत्येक सेल हर जानकारी को उसमें स्टोर करता है और उसे वहां से वापस फिर रिट्रीव करता है, उसे एक्सप्रेस भी करता है। तो जो हमारे विचार, भावनाएं, खाना पीना, एयर, जैसे हमें सांस लेते हैं, जैसा पानी पीते हैं, जो हमारे संबंध है, हमारी जो परिस्थितियां हैं, से फाइनेंशियल जो परिस्थितियां हैं, इन सब के ऊपर सब चीजों को मिला के डिपेंड करता है कि हमारा सेल कैसे एक्सप्रेस करेगा। तो हमारे शरीर का हर सेल प्रकाश, फोटोन और जानकारी, इंफॉर्मेशन देता है और लेता भी है। तो डू यू नो एवरी सेल इज 0.07 वोल्ट्स ऑफ एनर्जी, एवरी सेल। और 50 से अगर 80 लाख सेल मल्टीप्लाइड बाय 0.07 वोल्ट्स ऑफ एनर्जी, इतनी शक्ति हमारे शरीर के अंदर है। और कल जब हम ब्रेथ वर्क करेंगे तो उस शक्ति को एक्चुअल में हम अनुभव करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। हमारे शरीर के हर सेल जानकारी को लेने और प्रसारित करने के लिए एंटीना का उपयोग करता है। ये इमेज शायद कोविड के कारण हम सब जानते हैं, राइट। हाउ आर सो ऑल आर सेल्स, एवरी सेल, हर सेल के ऊपर एक स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, एंटीना रहता है। एंटीना का क्या काम है हम सब जानते हैं, राइट। घर के बिल्डिंग के ऊपर एंटीनास रहते हैं, तो वह इंफॉर्मेशन लेता है और ब्रॉडकास्ट लेता है और ब्रॉडकास्ट करता है, राइट। तभी हमारे घर में हम टीवी देख पाते हैं या सेल फोन में बात कर पाते हैं। तो दैट इज द रोल ऑफ द एंटीना। तो सेम वे एवरी सेल अपने आप में एक एंटीना का काम करता है, क्योंकि हर सेल के ऊपर एंटीनास होते हैं। तो वो हमसे ही जानकारी लेते हैं और वही वापस हमारे शरीर को प्रसारित करते हैं। ना हमारे शरीर का हर सेल जानकारी को लेने और प्रसारित करने के लिए डीएनए का उपयोग करता है। तो दोस्तों सेम सेल्स जो हैं हमारे शरीर में, वो हमारे न्यूरॉन्स बनाते हैं। न्यूरॉन से हमारा दिमाग बनता है, हमारे इंटेस्टाइन्स बनते हैं, हमारा लिवर बनता है, हमारा हार्ट बनता है, हमारी हड्डियां बनती है, सब चीज। एंड ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग ऑटोमेटिक, दीज आर ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हम पैदा होते से ही अपने आप काम करना चालू कर देते हैं और हम इसे रियलाइज भी नहीं करते हैं। नाउ क्वेश्चन ये है कि अगर सभी सेल का डीएनए एक ही होने के बावजूद अलग अलग सेल अलग अलग काम कैसे करते हैं? वही सेल से न्यूरॉन कैसे बनते हैं, मांसपेशी कैसे बनते हैं, हृदय के सेल कैसे बनते हैं, रेड ब्लड सेल कैसे बनते हैं, आंतों के सेल कैसे बनते हैं? तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द। तो जो सबसे ज्यादा जो हमारे सेल्स को इन्फ्लुएंस करता है वो है हमारा एनवायरनमेंट। उनका जो एक्सप्रेशन जो है डिपेंड करता है उसके एनवायरनमेंट के ऊपर। आपके संबंध, लोगों से आपका संबंध कैसा है, अगर आप कैसे एनवायरनमेंट रह रहे हैं, अगर आप बहुत हाई पोल्यूशन के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं या पानी में पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, राइट। आज हम लोग 5G, 4G, 5G के वर्ल्ड में रहते हैं, तो एयर इज ऑल्सो सो पोल्यूटेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इट इज सो पोल्यूटेड, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एवरीवेयर। रिलेशनशिप्स, हमारी फाइनेंशियल हेल्थ पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर पैसों की तंगी हो तो आदमी नेचुरली स्ट्रेस में रहता है। अगर अब पैसे की सब सुविधाएं हैं तो कई बार उसके कारण स्ट्रेस कम रहता है। तो उस पर भी डिपेंड करता है हम कैसा भोजन खाते हैं, हाँ, हमारा भोजन कैसा है, कौन से समय पे खाते हैं, कितना खाते हैं, ये सब
हमारे इम्पैक्ट करता है, एक्सरसाइज, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस। पर दोस्तों, इन सब में जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है हमारे शरीर को, हमारे एक्सप्रेशन ऑफ सेल्स को, वो है हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस। क्योंकि बाकी भी जो मैक्सिमम चीजें हैं उनका इंपैक्ट हमारे इमोशंस के ऊपर होता है, राइट? अगर मेरे किसी लोगों से संबंध खराब नहीं हुए तो इमोशनली आई विल नॉट बी हैप्पी। तो ले देके हमारे इमोशंस पे इंपैक्ट करता है। और हमारे इमोशंस इज नथिंग बट एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन, एनर्जी एंड मोशन, राइट? इट्स ऑल एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन। और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है हमारे सेल्स के एक्सप्रेशन के ऊपर। तो सिर्फ 1% जेनेटिक्स है, बाकी सब ब्लूप्रिंट है। आपकी परिस्थिति जीन्स को कंट्रोल करती है। आपका जीन्स आपके वातावरण और आपकी भावनाओं के अनुसार खुद में बदलाव लाते हैं, राइट? अगर अच्छी भावना होगी तो अच्छा संकेत जाएगा और वो अच्छे प्रोटीन्स को एक्सप्रेस करेंगे। और इसीलिए कई बार एवरी टाइम आपका एनवायरनमेंट बदलता है तो यू सिग्नल न्यू जीन्स इन न्यू वेज, क्योंकि आपके जो सेल के रिसेप्टर साइट्स होते हैं, वो सेल के जो रिसेप्टर साइट्स होते हैं वो मॉडिफाई होते रहते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आज हमको एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर मैं बोलूंगा कि भाई मेरे को ये इंजुरी है हिप में, तो वो बोलेगा चलो हिप बोन रिप्लेस कर देते हैं, राइट? बट द ट्रूथ इज, और बॉडी जो है, बॉडी तो अपने आप को नया हिप बोन तो बनते जा रही है, बट फिर भी बीमारी क्यों होती है? बीमारी इसलिए होती है क्योंकि जो मदर सेल्स होते हैं, जो 2.5 लाख सेल्स, जो 2.5 करोड़ सेल्स एवरी सेकेंड मरते हैं, जब वो पैदा होते हैं, जब मर के जो दूसरे 2.5 करोड़ सेल पैदा होते हैं, इट कैरी द सेम एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द मदर सेल। जो पैदा होते हैं दो द डॉटर सेल्स, द डॉटर सेल्स कैरी द सेम एनर्जी इंफॉर्मेशन ऑफ द मदर सेल। तो इवन दो इट इज अ न्यू सेल, इट इज एक्सप्रेसिंग इन द सेम वे। भले ही वो नए सेल पैदा हुए हैं, बट वो एक्सप्रेशन उनके मदर सेल के रूप में ही के जैसे ही करते हैं। इसीलिए इसीलिए वो बीमारी जो है कंटिन्यू होते रहती है। बट हर दिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, अगर हम उसके एनर्जी इंफॉर्मेशन को बदल देंगे, उसके आजू बाजू का जो ब्रॉडकास्ट चेंज अगर हो जाएगा, तो जो नए सेल्स पैदा होंगे वो ओल्ड एनर्जी इंफॉर्मेशन के साथ पैदा नहीं होंगे। और वही ध्यान वही करता है, उसकी एनर्जी इंफॉर्मेशन को बदल देता है सेल्स की। इसीलिए हीलिंग होती है बॉडी में। ब्रेथ वर्क वही करता है, सेल्स की एनर्जी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है। तो जो नए सेल्स पैदा होते हैं, इसीलिए दे आर नो मोर कैरिंग ओल्ड इंफॉर्मेशन और ओल्ड ब्रॉडकास्ट ऑफ डिजीज। इसीलिए फिर वो अपने आप में हेल्दी पैदा होते हैं, राइट? So the issue is not in the tissue, the issue is in the broadcast around the tissue, right? हम क्या है, शरीर को, एलोपैथी में हम शरीर को एक मशीन के रूप में देखते हैं। अरे ये पार्ट को ठीक कर लो, बट एक्चुअली जो ठीक करना जरूरी है वो एनर्जी इंफॉर्मेशन उसके अराउंड जो है उसको ठीक करेंगे तो पार्ट तो अपने आप में नया बन ही रहा है। एवरी ईयर यू हैव 98% ऑफ द बॉडी इज एनीवेज न्यू, राइट? So what is important is to change the energy and information. तो परेशानी की जड़ जो है टिश्यू में नहीं है, पर उसके आसपास के इंफॉर्मेशन, कंपन और ऊर्जा में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टीवी में कोई प्रोग्राम चेंज करना है, आप कोई टीवी में प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको मजा नहीं आ रहा, आप प्रोग्राम चेंज करना चाहते हैं, तो आप टीवी को थोड़ी चेंज करते हैं, आप चैनल चेंज करते हैं। तो वो दूसरे ब्रॉडकास्ट से वो ट्यून अप हो जाता है और दूसरी फ्रीक्वेंसी से ट्यून अप हो जाता है, और वो उसका इंफॉर्मेशन अब आपको नया सीरियल दिखता है, नया प्रोग्राम टीवी में दिखता है। तो वैसे ही हमारे शरीर को बदलने की जरूरत नहीं है। हमारे शरीर की जो एनर्जी इंफॉर्मेशन है, जो उसके कंपन है या उसकी जो फ्रीक्वेंसीज है, जो उसको बदलने की जरूरत है। उसकी ऊर्जा, उसके कंपन और ऊर्जा को बदलने की जरूरत है, राइट?
अगर उसको नई जानकारी मिलेगी, वही सेल्स को नई जानकारी मिलेगी, तो वो नए रूप में एक्सप्रेस होगी। तो दोस्तों, बीमारी की जड़ हमारे शरीर में नहीं है, हमारी सोच में है, हमारी भावनाओं में है, राइट? क्योंकि हमारी सोच और हमारी भावना ही हमारे जीन्स को सिग्नल भेजती है। क्योंकि हमारा शरीर तो बिना कुछ बोले बिना ही हमारी सेवा करते रहता है, हमारे हर आदेश का पालन करता है, बिना हमें बताए हमारा वो सारे काम करता है। पर नेगेटिव सिग्नल देकर हम ही हमारे शरीर को कंफ्यूज करते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्या सिग्नल दे रहे हैं हमारे शरीर को। तो दोस्तों, हमारे शरीर की बीमारी की जड़ हमारे शरीर में नहीं है, हमारी सोच, हमारी भावनाओं में, हमारे खान पान में है। किस वातावरण में हम रह रहे हैं, किस वातावरण में कैसे हमारे संबंध है। रिसर्च कहता है कि हमारी 90% ऊर्जा, हमारी 90% की एनर्जी हमारे अतीत की नेगेटिव भावनाओं में खर्च होते जाती है, उसी में कंज्यूम हो जाती है। तो सिर्फ 10% एनर्जी क्रिएटिव रहती है, उसमें क्रिएटिव सोच भी रखना है, पुरानी भावनाओं में रूपांतरण भी लाना है। तो लाएंगे कैसे अगर हम वही अतीत की यादों में ही जीते रहेंगे और हम सोचेंगे कि हम स्वस्थ क्यों नहीं हो रहे और बल्कि बीमारी क्यों आते जा रही है? क्योंकि हम अपने आप को नहीं बदल रहे, हमारी सोच नहीं बदल रहे, हमारी भावनाएं नहीं बदल रहे। गुस्सा, शिकायत, दुख, खुद के साथ अन्याय या गलत होने का गम, अफसोस, निराशा, ये सब हमारे शरीर को और दुर्बल बना रहा है, हमारे शरीर को और बीमारग्रस्त कर रहा है और कमजोर कर रहा है। बुद्ध कहते हैं तुम्हें अपने क्रोध के लिए सजा नहीं मिलेगी, तुम्हें अपने क्रोध के द्वारा सजा मिलेगी। तो हमारे नेगेटिव इमोशंस, हमारी नकारात्मक भावनाएं ही हमें सजा दे रहे हैं। और उसका संबंधों में वो सब तो अलग है ही है, हम दुखी हैं वो तो अलग ही है, बट उसका इंपैक्ट हमारे शरीर पे भी हो रहा है। शरीर हमेशा स्वस्थ रहना चाहता है। वी आर वायर्ड फॉर वेलनेस, राइट? आज आप जानवर को देखिए, उसको चोट लग गई तो वो तो कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता है, पर वो 4 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद अपने आप उसका घाव भी भर जाता है और वो स्वस्थ हो जाता है। हमें जरा सा भी कुछ हुआ, जरा सा भी हेडेक हुआ तो हम तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। और दोस्तों, रिसर्च क्या कहता है कि ज्यादातर बीमारी, इवन जो डॉक्टर भी कहता है या दवाई भी देता है, ज्यादातर असर उसका प्लेसिबो इफेक्ट होता है। हमारा डॉक्टर में पॉजिटिव बिलीफ हमें ठीक कर देता है, क्योंकि हम सोचते हैं डॉक्टर भगवान है, और उतनी श्रद्धा के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि अरे ये जो दवाई है, लेटेस्ट दवाई आई है अभी मार्केट में, इससे तुम ठीक हो जाओगे। तो आपका उस डॉक्टर पे विश्वास, उस दवाई पे विश्वास ज्यादातर 70 to 90% तो इंपैक्ट वो कर रहा है। बट प्रॉब्लम इज, हम डॉक्टर पे विश्वास करते हैं पर हमारा जो खुद का शरीर, जो मिरेकल मशीन है, उस पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। और बल्कि हमारा विश्वास, खुद पे विश्वास करने के बजाय हम दूसरों के हाथ में अपना पावर दे रहे हैं। अगर वही डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं, ये तो तुम्हारी बीमारी आखिरी स्टेज पे ठीक नहीं हो सकती, तो हम वो भी विश्वास कर लेते हैं। एक होता है प्लेसिबो इफेक्ट, एक होता है नोसिबो इफेक्ट। एक होता है सकारात्मक विश्वास और एक होता है नकारात्मक विश्वास। क्योंकि अब हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं तो उनके नेगेटिव बात भी हमें उतनी ही उसको विश्वास कर लेते हैं। अगर आप ठीक होने की क्षमता होगी भी तो आप कहते हैं नहीं 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 नहीं, डॉक्टर ने कहा है अब तो ये जिंदगी भर ये बीमारी के साथ रहना ही पड़ेगा, तो ये दवाई तो अब मुझे जिंदगी भर लेना ही पड़ेगा। तो हमने हमारा पावर बाहर दे दिया, जो जबकि शरीर हमारा जीता जागता उदाहरण है, जीता जागता चमत्कार है, तो भी हमने हमारा पावर दूसरों को दे दिया।
एक इंटरेस्टिंग रिसर्च है, यूएस में हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड केसेस इन यूएस में किसके हैं? खुद डॉक्टर्स के। हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड केसेस डॉक्टर्स के, जो खुद अपने आप को, जो खुद मानसिक, इमोशनल, मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं और जो खुद लेने के सुसाइड चूज करते हैं, आज हम उन्हें अपनी पूरी हेल्थ उनको सरेंडर कर रहे हैं। अगर उन्होंने कह दिया कि आपकी डिजीज हेरिडिटरी है या हो जाएगी आपको, अरे आप 40 साल के हो गए, अब तो आपको डायबिटीज हो जाएगी, तो अभी से आप ये दवाई लेना चालू कर दो, हम तुरंत लेना चालू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी फैमिली हिस्ट्री है। तो दोस्तों, हमें, हमारे ऊपर चॉइस है, हमारा पावर हमें अपने आप पे लेना है, अपने शरीर पे विश्वास करना है। एंड वी कैन हील आवरसेल्फ through our thought, through our emotions. By healing our thought, our emotions, our lifestyle changes. अच्छी हवा ले, अच्छे वातावरण में रहें, अच्छे संबंध रखें लोगों से। All that matters. अच्छा, and best things in life are free. Best things in life are free. Air, sunshine, good sleep, ये सब के लिए पैसा भी नहीं लगता है। सही खाना, अच्छा खाना। तो दोस्तों, हम ही हमारे सेल्स के ईश्वर हैं। हम ही ब्रह्मा है, विष्णु है, हम ही महेश है। आप ही आपके सेल को निर्माण करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, और उसका अंत भी आप ही करते हैं, उसका विनाश भी आप ही कर रहे हैं। तो आपकी बीमारी में आप ही ने, आपका रोल जो निभा रहे हैं वो सबसे प्रोमिनेंट है, और वही रोल आपकी हेल्थ के लिए भी, आपकी हेल्थ में निभा सकते हैं आप। आपका शरीर पुराना नहीं हो रहा है, आपका शरीर तो हर सेल, आपका शरीर का हर सेल तो लगातार नया हो रहा है। इसलिए शरीर तो नया है, पर शरीर के प्रति आपका रवैया पुराना है। शरीर तो सिर्फ आपकी भावना से संकेत लेकर आपके आदेश का पालन कर रहा है। वो सेल्फ डिटरमाइन नहीं करता है कि नहीं, या अच्छा संकेत है तो मैं इसे ले लूंगा, बुरा संकेत है तो उसे नहीं लूंगा। टीवी थोड़ी तय करता है कि कौन सा ब्रॉडकास्ट लेना है, कौन सा नहीं लेना है। वो थोड़ी तय करता है कि नहीं, ये तो आपके लिए अच्छा नहीं है, या ये प्रोग्राम आप देखोगे तो अच्छा नहीं है। ये तो रिमोट आपके हाथ में, आप चूज करते हो। उसका काम है, जैसा आप चूज करोगे वैसा वो आपको दिखाएगा, वही चीज आपको दर्शाएगा। तो दोस्तों, आपकी भावना ही आपके जीन्स का संचालन करती है ना। हीलिंग की बात करेंगे हम, कैसे हम अपने आप को हील कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं, उसका थोड़ा मैं साइंस बताऊंगा। तो दो तरीका है आज के लाइफस्टाइल में, आज के वातावरण में हम दो तरीके से अपने आप को हील करते हैं। एक तो है एलोपैथिक दवाइयाँ, राइट, जहाँ हम सिम्टम को ठीक करते हैं। एंड आई एम नॉट अगेंस्ट एलोपैथी, अगेन आई एम फॉर एलोपैथी फॉर एक्यूट डिजीजेस, इमरजेंसी, राइट। कोई अर्जेंट है, अभी फ्रैक्चर हो गया, तुरंत प्लास्टर लगाना है, राइट, इमरजेंसी के लिए जरूरी है, राइट। बट अगर लाइफस्टाइल डिजीज है, जैसे डायबिटीज, आपका ब्लड प्रेशर, थायराइड, तो फिर एलोपैथी पे आप डिपेंड करके आप उसको सिर्फ मेंटेन कर सकते हैं, बट आप उसको ठीक नहीं कर सकते, फिर उसके अपने साइड इफेक्ट अलग है, राइट। तो दूसरा तरीका है, तो फर्स्ट तरीका एलोपैथी, वो ताकत से, फोर्स से हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है इंफॉर्मेशन को चेंज करना, राइट, जो आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन बोलते हैं, राइट। मेडिटेशन है, इंफॉर्मेशन को चेंज करता है। होम्योपैथी है, वर्क्स ऑन द इंफॉर्मेशन फील्ड ऑफ द सेल्स, राइट। सो दूसरे हीलिंग टेक्निक्स है, लाइक प्राणिक हीलिंग, रेखी, ऑल दिस वर्क ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल्स, right, and then the cell express in a different way,
तो हिपोक्रेटिस, विच इज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, जिन्होंने एलोपैथी को इन्वेंट किया, वो क्या कहते हैं? किसी के आरोग्य में सुधार करने से पहले उससे पूछे कि क्या वह उन चीजों को छोड़ने के लिए तैयार है जिसके कारण उसे बीमारी हुई थी। इज ही रेडी टू लीव what got him disease at the first place? तो बीमारी तो हम ही ने लाई थी, हमें उस चीज को छोड़ देंगे तो फिर बीमारी भी चले जाएगी। दोस्तों, स्वस्थ शरीर, हमारी आत्मा, our soul, this is a vehicle, our body is a vehicle for our soul. Our body is soul in action. So it is important to take care of our body. एक स्वस्थ व्यक्ति 1000 चीजें चाहता है, एक बीमार व्यक्ति सिर्फ एक चीज चाहता है। All he wants is कि how do I get better? Right? तो इसलिए स्वस्थ रहना जरूरी है, और वो उसकी चाबी हमारे हाथ में ही है। हिपोक्रेटिस कहते हैं कि व्यक्ति को किस प्रकार की बीमारी है यह जानने से ज्यादा जरूरी है कि बीमारी किस प्रकार के व्यक्ति को है। राइट? पहले वो ज्यादा जरूरी है जानना। पर एलोपैथी में हम क्या करते हैं? हम सबको एक जैसी दवाई देते हैं, हमको मतलब ही नहीं है वो आदमी कौन है, क्या, चाहे हेडेक है ये ले लो, बुखार है ये ले लो, डायबिटीज है ये ले लो। पर ज्यादा जरूरी ये जानना है कि पहले किस प्रकार के आदमी को बीमारी है, क्योंकि बीमारी तो सिर्फ सिम्टम है, और एक्चुअली बीमारी हमारी दुश्मन नहीं है, वो हमारी दोस्त है जो हमको बताना चाह रही है कि जागो ना, वेक अप, अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करो, अपनी भावनाओं को इंप्रूव करो, अपने विचारों को इंप्रूव करो, अपने खान पान को सुधारो। राइट? आज मैं अपने आप को देखता हूं कि थैंक गॉड, मैं सोचता हूं मुझे टीबी हो गया था। वो एक संकेत मिला, एक वेकअप कॉल मिला, अलार्म था कि भाई जागो, अपने आप को कुछ बदलना पड़ेगा, नहीं बदलोगे तो शायद जान खो बैठोगे। तो आज पथरी सर मिल गए, ध्यान में आ गए, तो पूरी जिंदगी बदल गई। तो बीमारी हमारी दुश्मन नहीं है, वो भी, उसको भी हम चाहें तो अपना एक दोस्त समझ सकते हैं जो हमको जगाने आया है, और अगर जाग जाए तो वो ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, हमारी जो बॉडी एक केमिकल प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है, एंड मोर देन दैट वो इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड है। तो हमारा शरीर जो है, बीमारी का कारण क्या है? खराब प्रोटीन। तो अगर बुरे विचार होंगे, बुरी भावना होगी, तो हमारे जीन्स प्रोड्यूसेस प्रोटीन। पुअर जीन्स विल एक्सप्रेस पुअर प्रोटीन्स, गुड जीन्स will express good thoughts, good emotions will signal genes in a good way, so they'll express good proteins. Right? तो या तो प्रोटीन खराब है तो उसका वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे विचार भावनाओं से, और या तो सिग्नल खराब है। किसी दिन हम ड्रिंकिंग ज्यादा कर लेते हैं, राइट? रात को तो खुश थे, पीते पाते बढ़िया मस्ती में थे, बट सुबह ऐसा दिन भर ऐसा लेथार्जिक लगता है, अलाली लगती है। क्यों? क्योंकि सेल्स के बीच में क्योंकि हमारा बॉडी इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड भी है, तो सेल्स के बीच में सिग्नल है, कम्युनिकेशन है, वो नहीं हो रहा है। तो या तो दो कारण है बीमारी के, या तो प्रोटीन, या तो खराब प्रोटीन, और या खराब सिग्नल। राइट? जब एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में कम्युनिकेशन सिग्नल जो है बहुत अच्छे से अपने आप को कम्युनिकेट करने लगता है। We feel more active, more alert, right? And हम दवाइयों पे इतना विश्वास करते हैं। You know, यूएस में नंबर 3 कॉज ऑफ डेथ इन यूएस इज प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। जो डॉक्टर दवाई लिख के देता है, उसके साइड इफेक्ट या ओवरडोज के कारण ही 3rd हाईएस्ट डेथ्स यूएस में कारण है, वो है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग इटसेल्फ।
तो दोस्तों हमको अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा। और कोई दूसरा आपके लिए नहीं करेगा वो। योर बिलीफ इन योरसेल्फ हैज टू बी अर्न्ड। हमको खुद अपने आप के में अपने शरीर पे विश्वास अपने आप को करना पड़ेगा। ना हमारे जो इमोशंस है अलग अलग बॉडी पार्ट्स में स्टोर होते हैं, राइट? जो हमारे इमोशंस हैं स्टोर्स इन ईच, अलग अलग बॉडी पार्ट में स्टोर होते हैं। जैसे कई बार किसी को मान लीजिए नेक की गर्दन की बीमारी हो गई, तो गर्दन अकड़ गई। तो क्यों होती है? अगर हम बहुत रिजिड रहते हैं लाइफ में, हम बहुत स्टबर्न होते हैं, या अपनी अकड़ में रहते हैं, अपनी बड़े बड़े जिद्दी होते हैं, हम परिस्थिति को दूसरों के पहलू को देखना को हम या उसको समझना नहीं चाहते। जो मैं कह रहा हूं वही सही है, वही ठीक है, तो अगेन गर्दन अकड़ जाती है। ठीक है, आप अकड़न में हो तो ये लोग अकड़ गए, पर वो आपको मैसेज दे रही है कि आपका रवैया सुधारिए, आपका बिहेवियर सुधारिए, राइट? शोल्डर्स कई बार फ्रोजन शोल्डर्स हो जाते हैं, राइट? कई बार तो हमारे जो कंधे हैं हमारी खुशी को दर्शाते हैं, खुशी से जीने की क्षमता को दर्शाते हैं। अगर कई बार लाइफ में बहुत जवाबदारी, बहुत ज्यादा, जैसे जिंदगी एक बोझ लगने लगता है, खूब ज्यादा जवाबदारी ले रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जिंदगी तो यह बोझ बन गई, तो फिर फ्रोजन शोल्डर हो जाते हैं। पर वो यही कहना चाह रही है कि भाई रिलैक्स रहो, मस्ती में रहो, जीवन को इतना बोझ लेने की जरूरत नहीं है। कई बार हमारी स्पाइन जो है, जो रीढ़ की हड्डी है, ये हमारे जीवन का आधार है, ये सहायता का प्रतीक है, राइट? जब अपर स्पाइन में अगर प्रॉब्लम है तो मतलब लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट, प्यार की कमी महसूस होती है। कई बार प्यार देने और लेने से, दोनों से हम इंकार करने लगते हैं। अगर बीच की रीढ़ की हड्डी में अगर दर्द है या प्रॉब्लम है तो वी आर स्टक, गिल्टी फील करें कि 20 साल पहले मैं क्या किया उसका गिल्ट आज भी कैरी कर रहे हैं, 10 साल पहले क्या किया उसका गिल्ट आज भी कैरी कर रहे हैं, उसको हम भुला नहीं पाते हैं। अगर लोअर स्पाइन में प्रॉब्लम है, लोअर रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, तो पैसों की कमी महसूस करना या पैसों के खोने का डर होना, उसके कारण लोअर बैक स्पाइन में प्रॉब्लम। तो हर इमोशंस का अपने बॉडी के कोई ना कोई पार्ट से कोरिलेशन है, क्योंकि आवर बॉडी इज अ मेमोरी बैंक ऑफ ऑल द इमोशंस। वो सब जो इमोशंस है हमारी बॉडी स्टोर करती है, अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग इमोशंस अलग अलग पार्ट्स में स्टोर करती है, राइट? कलाई कई बार रिस्ट की प्रॉब्लम होने लगती है, कलाई जाम हो जाती है या पेन होने लगता है, मतलब गतिशीलता और सहजता का प्रतीक। जीवन की चुनौतियों को सहजता से सामना न करना, वर्तमान में न रहना, तो वो प्रॉब्लम। तो लाइक दैट एवरी बॉडी पार्ट जो है अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करती है। घुटने में दर्द होता है कई बार, क्योंकि हम बहुत अहंकार में रहना, अपने अकड़ में रहना, झुकने से इंकार करना, इनसिक्योरिटी फील करना, राइट? तो घुटने में दर्द चालू हो जाता है। तो ऐसे कई कारण हैं जो हमारे शरीर को इंपैक्ट करते हैं, राइट? हमारे इमोशंस के ऑन अ स्केल ऑफ हमारे इमोशंस जो है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 1000, हर इमोशन की अपनी एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी है। जैसे शर्मिंदगी को आप देख रहे हैं 0 to 20 है, लोएस्ट ऑन द इमोशनल स्केल। गिल्ट 30, उदासीनता 50, दुखी रहना 75, डर 100, ये सब ये ऑल यहां से जो देख रहे हैं इस लाइन से नीचे ऑल नेगेटिव इमोशंस। तो हमको हमारे इमोशंस को बदलना जरूरी है।
हमारे थॉट्स को बदलना जरूरी है, इमोशंस को बदलना जरूरी है। अगर 90% अगर आपने उसमें बदलाव ला लिया तो आपने बाजी जीत ली। तो दोस्तों, क्वांटम पर्सपेक्टिव के हिसाब से ऑल डिजीज इज इनकोहेरेंस ऑफ एनर्जी, इनकोहेरेंस ऑफ एनर्जी इंफॉर्मेशन। जैसे ही आप ध्यान करते हैं, ब्रेथवर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खान पान करते हैं, तो आपकी एनर्जी कोहेरेंट होने लगती है, राइट? एंड दैट इज ऑल, देयर इज नथिंग मोर देन द डिजीज। द मोमेंट योर एनर्जी इज बिकम्स कोहेरेंट, सुसंगत होने लगती है, आपकी बॉडी हील होने लगती है। जैसे ही वो, और नेचुरल, उसकी नेचुरल प्रोसेस सुसंगत रहने की है, बट हम ही उसमें बाधा बन जाते हैं। हम ही हमेशा प्रतिरोध की जिंदगी जीते हैं। ऑलवेज वी आर लिविंग इन रेजिस्टेंस, कंप्लेनिंग, ब्लेमिंग, राइट? ऑलवेज लिविंग इन रेजिस्टेंस, गॉसिपिंग, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, शेम। हम ही ये इमोशन के कारण हम उसमें बाधा बन जाते हैं। So thank you friends. TMC हिंदी बदले जीवन।